सर, आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और काफ़ी दिनों से कुछ मन में जिज्ञासाएं चल रही थी, तो सोच रहा हूँ एक प्रश्न आपसे आज पूछ लूँ, और जो कि हम बाकी और विद्यार्थी भी बोल रहे थे कि उनको भी जानने की इच्छा है इस प्रश्न को, तो वो भी सुन सकेंगे, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ इसको। ठीक, मैं इसको अपने YouTube पे भी डाल दूंगा। जी सर, ताकि मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा तो वो लोग भी सुन पाएँ। तो पहले ये है कि सर, बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टी कल्चरलिज्म जो है वो क्या है, किसे कहते हैं? अच्छा, ये देखो कुलदीप, एक जो तुम ये सवाल पूछ लिए कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो एक गवर्नमेंटल पॉलिसी के रूप में लगभग 1971 के आसपास से ये ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में आया, और उसके बाद से इसको ब्रिटेन ने, यूरोप के अनेक देशों ने, अमेरिका ने सरकार की एक नीति के रूप में अपनाया। इसलिए जब हम बहुसंस्कृतिवाद को परिभाषित कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म इज अ गवर्नमेंटल पॉलिसी। लेकिन ऐसा कहने से बहुसंस्कृतिवाद का जो पूरा स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम कहें कि बहुसंस्कृतिवाद सरकार की एक नीति है, यह एक सिद्धांत है और यह एक आंदोलन भी है। और जब हम ऐसा कहते हैं तो सरकार की नीति तो बहुत चीज़ों की बनती है, सिद्धांत भी बहुत सारे हैं, आंदोलन भी बहुत सारे होते रहते हैं समाज में, तो उससे ये अलग कैसे है? इसीलिए इसको परिभाषित करने के लिए हमें कुछ खास एंगल को लेना होगा। और सबसे बेहतर तरीका ये होता है ऐसे में कि जो इस थ्योरी को प्रोपाउंड किए हैं उन लोगों ने क्या कहा है बहुसंस्कृतिवाद को लेकर के, हम उस विषय को तुमसे साझा करें। तो एक बहुत प्रसिद्ध नाम होता है विल किमलिका का, और सबसे आसान तरीका है बहुसंस्कृतिवाद को परिभाषित करने का कि विल किमलिका ने जो कहा वह हम अपने विद्यार्थियों से शेयर कर लें। तो विल किमलिका ने कहा कि 7 क्षेत्र हैं, मतलब देयर आर 7 कंसर्न एरियाज, और वो 7 क्षेत्र में से 7 या उनमें से कोई एक भी मसला होता है जो निर्णय के केंद्र में आ गया हो, सिद्धांत बनाने के केंद्र में आ गया हो, या उस पर सरकार कुछ नियम कानून बना रही हो, तो उसे हम बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। अब यहाँ वो 7 एरिया क्या है मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूंगा। तो उसमें से विल किमलिका को पहला जो है कहता है कि आवर्जित समूहों की संस्कृति, मतलब कल्चर ऑफ इमिग्रेटेड पीपुल, ऐसे लोग जो एक देश से जाकर के दूसरे देश में बस गए हैं, उनकी संस्कृति का जब कोई मसला होता है तो वह बहुसंस्कृतिवाद का एक मसला हुआ। दूसरे के रूप में रखते हैं विल किमलिका अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद की वैधता। किसी भी समाज में कुछ बहुसंख्यक होते हैं, कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, तो अल्पसंख्यकों का जो राष्ट्रवाद है उसकी वैधता क्या है, मतलब लिजिटिमेसी ऑफ माइनॉरिटीज नेशनलिज्म, ये दूसरी चीज विल किमलिका कहते हैं। तीसरा वो कहते हैं नस्लवाद से जुड़े ऐतिहासिक अन्याय। दुनिया के हर समाज में कभी न कभी ऐसे पड़ाव आए होते हैं जब कुछ नस्लीय श्रेष्ठता के दावे किए जाते हैं और जो समूह उस दावे से बाहर रह जाते हैं उनके साथ अन्याय होता है। तो ये जो नस्लवाद से जुड़े ऐतिहासिक अन्याय के मसले हैं, मतलब एट्रोसिटी क्रिएटेड और जनरेटेड बाय रेसिज्म, ये जब मामले आते हैं, और खास करके ये मामले आते हैं चूंकि अन्याय शब्द कहा गया है ना, तो मतलब उसको दूर करने की बात की जाएगी।
तो वह भी बहुसंस्कृतिवाद में आता है। एक और आता है दासता और पृथक्करण, ये बात कहते हैं विल्किंडी का, स्लेवरी और सेपरेशन, मतलब किसी समूह को एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, लार्जर फ्रेमवर्क है, उससे उनको पृथक कर दिया जाना, बाहर कर दिया जाना। दासता भी उसी तरह की एक चीज है लेकिन दासता के जरिए ही किसी समूह को एक इलीट के द्वारा समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाता। दूसरे भी और तरीके होते हैं, जैसे कि हम महिलाओं पर जो बंदिशें लगाते हैं, तो इसकी वजह से वो भी क्या होता है कि वो भी एक जो लार्जर फ्रेमवर्क होता है सोसाइटी का, उससे बाहर रह जाती हैं। तो इससे जुड़े हुए जब मसले आते हैं, उनके साथ जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में अन्याय हो चुका है, उनको कैसे दूर किया जाए, एक बेहतर समावेशन की नीति कैसे अपनाई जाए, तो ये भी बहुसंस्कृतिवाद का मसला होता है। अगला कहते हैं कि मूल निवासियों के संस्कृति का प्रश्न। हर देश में कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बाद में आकर के बस गए। और ज्यादातर जगहों में ये भी देखने को मिलता है, जैसे कि अमेरिका में, कि जो इंडिजिनस लोग थे वो धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ कि वही खत्म होने लग गए, जो वहां ब्लैक्स थे। इस तरह की जो बातें होती हैं, तो उसके लिए भी बहुसंस्कृतिवाद का वहां पर संदर्भ लिया जाता है। इसके अलावा जो समूह प्रतिनिधित्व का मामला है, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, जैसे गे को पहले रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेस्बियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और 60 के दशक से पहले चले जाओ पिछली शताब्दी में, तो तमाम जगह पर महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। तो इससे जो जुड़े हुए मसले होते हैं, वो भी बहुसंस्कृतिवाद के मसले होते हैं। और धार्मिक समूहों की मांग और उनका समायोजन, डिमांड ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स एंड एसिमिलेशन ऑफ दैट डिमांड्स, वो सब डिमांड का हम कैसे समावेशन करें, और एक ऐसा समावेशन करें जिसमें कोई दबावकारी वो न हो, तो इसको भी बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत रखते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं, ये 7वां आयाम इसका है, जो जेंडर के मसले होते हैं। तो ये 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे जुड़े हुए सभी मामले, या इनमें से कोई भी एक मामला हो, तो उसे हम बहुसंस्कृतिवाद का प्रश्न कहेंगे। ये बात विल्किंडी का परिभाषित करते हैं। पर इसी फ्रेमवर्क में हम यदि देखेंगे तो बहुसंस्कृतिवाद क्या है, इसको कहने से मतलब कहने की कुछ चीजें छूट जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि हम एक और विचारक को ले लें, भिखु पारिख को। भिखु पारिख भी एक बड़े नाम है, और जो मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर के बहुत सारे आयोग बने, रॉयल कमीशन बना। पहले तो उसके मेंबर थे ब्रिटेन में वे, और फिर उसके बाद उसके प्रेसिडेंट भी बन गए। मूलतः हैं तो भारतीय गुजरात के विश्वविद्यालयों में वो वाइस चांसलर भी थे, फिर लॉर्ड हाउस के मेंबर भी वहाँ बन गए। एक बड़ा एक सिद्धहस्त नाम है, और कॉलोनियलिज्म पे, गांधी पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो वो कहते हैं कि किसी भी समाज में कुछ खास तरह की डाइवर्सिटी होती है। एक को वो कहते हैं कम्युनल डाइवर्सिटी, जैसे कि भारत में देख लिए तो हिंदू मुसलमान दिखेंगे, श्रीलंका में चले जाइए तो तमिल और सिंहली दिखेंगे। तो जब इस तरह की जो डाइवर्सिटी होती है, जो कम्युनल डाइवर्सिटी है, एक दूसरी डाइवर्सिटी होती है, वो सब कल्चरल डाइवर्सिटी उसको कहते हैं, मतलब उप सांस्कृतिक विविधता। जैसे भारत में एक हिंदू समाज है, भारत में कुछ तबका यह प्रयास करता है साबित करने का कि जो हिंदू समुदाय है वह एक होमोजेनियस सोसाइटी है, मतलब एक रूप समुदाय है। जबकि हम यह देखते हैं कि हिंदू समुदाय के भीतर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि भी हैं, और सबकी जो पृष्ठभूमि है वो एक ही जैसी नहीं है। कुछ बहुत उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, कुछ अभी नीचे रह रहे हैं,
तो ये दूसरे तरह की डाइवर्सिटी हुई। और तीसरे तरह की डाइवर्सिटी को वो कहते हैं पर्सपेक्टिवल डाइवर्सिटी, परिप्रेक्ष्यात्मक विविधता। इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे चीजों को अपने जीवन में अपनी शिक्षा की वजह से अपनी प्रगति के लिए चुना जिसके संदर्भ आपके समाज में पहले से नहीं थे। मसलन मान लीजिए कि आप गूगल में कोई काम कर रहे हैं, अमेजन पे काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट में चले गए और आप हर दिन कहीं ट्रेवल करते रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों से मिलते रहते हैं और आपके पास वैसा समय नहीं है या उतना समय नहीं है कि जो आपके कल्चरल रिचुअल्स हैं आप उनको फॉलो करें। मान लीजिए कि एक गूगल का कोई बड़ा सीईओ जैसा आदमी है, मुस्लिम है, तो उसका जो समुदाय है वह उससे अपेक्षा करेगा सांस्कृतिक रूप से कि 5 वक्त का नमाजी हो, और पता चला कि जिस वक्त नमाज का टाइम है उसी वक्त फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा ऐसी चीजों को। और ऐसा करने के क्रम में जो समाज है या सरकार है वह उसके ऊपर कोई बंदिशें न लागू करे कि भाई ऐसा नहीं करना है। तो ये जो 3 तरह की विविधता है, इन तीनों तरह की विविधता को जब समाज में भी प्रश्रय देने की, प्रमोट करने की एक टेंडेंसी हो और सरकार भी उनको संरक्षित करती हो, तो उसे हम एक बहुसंस्कृतिवादी समाज, बहुसांस्कृतिक समाज नहीं, बहुसंस्कृतिवादी समाज कहेंगे। तो ये इतनी बातें हम कहेंगे आपके उस सवाल के लिए जिसमें आपने पूछा कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है। तो अब मैं दर्शक जी ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बहुसंस्कृतिवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब या फिर ये कहा जाए कि इसका विकास कैसे हुआ, फिर इसकी विकास यात्रा क्या रही? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। गंभीर इसलिए है कि हमको यहाँ यह देखना पड़ता है कि विल्किप्लिका ने ही क्या किया कि बहुसंस्कृतिवाद के विकास को 3 चरण में बांट करके समझाया है। और मैं अपनी ओर से उसमें एक चौथा चरण भी जोड़ दिया करता हूं, लेकिन हम उस मुद्दे पर बाद में आते हैं। पहले हम इसकी चर्चा कर लें कि ये बहुसंस्कृतिवाद की जरूरत पड़ी क्यों, और इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा जहां पर वेस्ट में हम रेनेसां मूवमेंट देखते हैं, रिफॉर्मेशन मूवमेंट देखते हैं, एनलाइटेनमेंट देखते हैं, और ये सारी जो आंदोलन है और इन सबके माध्यम से जिस ज्ञान का विकास पश्चिम में हो रहा है, वे लोग एक आधुनिक मनुष्य की अवधारणा निर्मित कर रहे हैं। मतलब उनकी इच्छा ये है कि आखिर मनुष्य की वह अवधारणा क्या हो जिसके आधार पर हमको आगे चल करके अपने भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मनुष्य को कोई पर्सपेक्टिव नहीं दिया। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है ना, जिसमें से कि एक अवस्था से मनुष्य बाहर निकल के चला आता है, तो वो अवस्था छोड़ दिया, उससे बाहर निकल आया। तो ये पर्सपेक्टिव लेस इंडिविजुअल है। मतलब उसका समाज नहीं है, उसका इतिहास नहीं है, उसकी संस्कृति नहीं है, लेकिन यह जो मनुष्य है वह अपने आर्थिक हित को समझता है, इसीलिए उसको एक सेल्फिश बीइंग के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है। और साथ में कहा गया कि यह जो सेल्फिश है वह इगोइस्ट भी है और वो बड़ा हिंसक भी है। नेस्टी, ब्रूटिस, ये सब शब्द हॉब्स ने परिभाषित करते हुए मनुष्य को कहा। मैकियावेली ने भी ऐसे ही किया। लंबी ट्रेडिशन वेस्ट में इसकी पाई जाती है। तो मनुष्य को कोई पर्सपेक्टिव नहीं दी गई। यहां सवाल ये आता है कि वे लोग आखिर अपने उदारवाद में, पूंजीवाद में इस तरह के मनुष्य को लेकर क्यों चलना चाह रहे थे। तो इसका वजह यह था
कि पूरे मध्य युग में जिस पर्सपेक्टिव पर मनुष्य पला बढ़ा था, वहां उस पर्सपेक्टिव ने मनुष्य को विभिन्न संघर्षों में, विभिन्न अंधविश्वासों में डाल रखा था। धर्म और राज्य को लेकर के जो लड़ाई चलती थी, उनका पूरा संदर्भ उनके सामने था, जिससे निकलने के लिए वो 13वीं शताब्दी से ही प्रयत्न करने लग गए थे। और उन लोगों ने अपने समाज में यह पाया कि ये जो धार्मिक मामले हैं, सांस्कृतिक मामले हैं, ये कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को जो भौतिक प्रगति का रास्ता है उससे डेविएट करके कहीं और ले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक सेकुलर वर्ल्ड के बारे में सोचा, और सेकुलर वर्ल्ड के बारे में भी सोचा तो इसने भी पर्सपेक्टिव नहीं दिया। ठीक है, ऐसा करने से वे रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है, ये सब तो स्थापित कर पाए और वो प्रगति भी करने लगे। मतलब हमको अतीत के बुनियादी प्रश्नों में उलझे नहीं रहना है, हमको भाई प्रगति करनी है, हमको शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए, हमको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहिए, इस पर फोकस किया। उन्होंने इस पर फोकस करना कम कर दिया या बंद कर दिया कि भाई हम कौन थे, कहां से आए थे, हमारे भगवान कैसे हैं, उनका हम पालन कर रहे हैं, उनके नियमों का या नहीं कर रहे हैं, वो सब का नहीं। देखो, ये तुम्हारा अपने अंतःकरण का मामला है, चाहे इसको जैसे भी मान लो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इन विवादों में मत पड़ो। समय बर्बाद होगा, ऊर्जा बर्बाद होगी और जनरेशंस बर्बाद होंगे, है ना। तो शुरुआत उन्होंने वहां से किया था, लेकिन थ्योरी के रूप में इस तरीके से मनुष्य को परिभाषित कर देने से ही समाज की वास्तविकताएं नहीं बदल जाती हैं, एक बात। और दूसरी बात कि जो संस्कृति है, जो सामुदायिक ताना बाना है, वह हमेशा संघर्ष को ही जन्म नहीं देती है। वह सही पर्सपेक्टिव में हो तो वह संघर्षों को कम भी करती है। तो उदारवाद की जो मान्यता थी, उसको आगे चल करके विल किमलिका कहते हैं कि जो कम्युनिटेरियंस थे, समुदायवादी थे, उन्होंने उसकी आलोचना करना शुरू किया। समुदायवादी ये तर्क ले रहे थे कि मनुष्य कोई एकाकी प्राणी नहीं है, वह सुख की भी कल्पना करेगा तो उस सुख की अनुभूति वह एकाकी प्राणी के रूप में नहीं करता है, उसको एक समुदाय होता है। सुख के नॉर्म्स भी समुदाय तय करते हैं। तो यही डिबेट शुरू हुआ लिबरलिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म के बीच में, और इसी को विल किमलिका कहते हैं कि यह मल्टीकल्चरलिज्म के आगमन का, विकसित होने का फर्स्ट फेज था, पहला चरण इसको यहां देखते हैं। ये एक तरीके से निर्माणात्मक चरण है, यहां इसके मूल्य मल्टीकल्चरलिज्म के निर्मित हो रहे हैं। और जब ऐसा निर्मित हो रहा है तो उसके बाद इसका दूसरा चरण आता है, जो लिबरलिज्म के ट्रांसफॉर्मेशन का चरण है। तब लिबरलिज्म क्या करने लग गया, पूंजीवाद क्या करने लग गया कि हमारे ही समूह में, हमारे ही समाज में जो इस नई दुनिया में आने के बाद, मतलब आधुनिकता के आने के बाद जो हम लोगों ने प्रक्रिया अपनाया, उसमें वो पीछे छूट गए, है ना। महिलाएं हो, बच्चे हो, यहां तक कि प्रकृति हो, जानवर हो, इन सबों के अधिकारों की जो बातचीत चलने लग गई थी उस दौर में, 70-80 का दशक तो था। तो ये जो लिबरलिज्म यहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को और अपने को अधिक इंक्लूसिव बनाने का प्रयास कर रहा है, इसको दूसरे चरण के रूप में विल किमलिका समझाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिबरलिज्म के रूप में। और तीसरे चरण के रूप में वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है, और आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हुए, और वो सारे राष्ट्र ऐसे थे जहां जिनमें एथनिक डाइवर्सिटी थी, कल्चरल डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी और अनइवन डेवलपमेंट था।
असमान विकास था। तो वहां पर ऐसे राष्ट्र निर्माण की जरूरत थी जहां पर निर्णय की प्रक्रिया में सभी समूह भागीदार हो सके, है ना। तो ये एक तीसरे चरण के रूप में विल किमलिका इसको परिभाषित करते हैं। मैं इसमें एक चौथे चरण के रूप में ग्लोबलाइजेशन को भी जोड़ता हूं कि ग्लोबलाइजेशन ने भी ये ऑफर किया कि अभी तक की जिन नीतियों को अपना करके दुनिया भर के समाज में वंचित तबके हैं, हम उनको और बेहतर विकल्प देने जा रहे हैं और उस विकल्प को अपना करके दुनिया भर के समाज जो है वह अधिक इंक्लूसिव समाज बनेगा, अधिक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स बनेगी। तो हम इसको भी देखते हैं। लेकिन जैसे हम कुछ आगे चलते हैं, 90 के दशक से इसकी शुरुआत को, ग्लोबलाइजेशन को मान लीजिए, और आज के समय तक आइए, तो हम देखेंगे कि इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी आने लग गए हैं। पर ये मतलब 4 चरण ऐसे हैं जहां हम ग्लोबलाइजेशन को मल्टीकल्चरलिज्म को विकसित होता हुआ देखते हैं। और कोई आप यदि वर्तमान में ये जो बहुसंस्कृतिवाद है उसको आप कहाँ खड़ा पाते हैं, अगर आज के दौर में देखा जाए? ये एक रोचक सवाल है, और जो पिछला मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था उसमें कहीं बात वो आने वाली थी, पर मैंने उसको अपने आप को वहाँ रोका था क्योंकि तब वह आपका सवाल नहीं था। तो अब ये सवाल आ गया है। देखिए, ऐसा है कि अब एक नए टर्म से हम लोग परिचित हो गए हैं और उसको हम लोग कहते हैं एग्रेसिव सिविक एसिमिलेशन। हिंदी में इसे कहेंगे आक्रामक नागरिक समावेशन। तो जैसे जैसे दुनिया में जो राष्ट्र हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ने लगा। भाई देखिए, आप यदि अधिक इंक्लूसिव होने का प्रयास करते हैं तो आपकी क्षमता भी उसके अनुकूल होनी चाहिए कि आप सभी लोगों के सुख दुख में भागीदार हो पाएंगे, है ना। सभी लोगों को एक समान स्टार्टिंग लाइन दे पाएंगे, इसके लिए आपके पास वैसी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। लेकिन जब अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने लगा तो आप देखिए, ब्रेक्जिट हुआ, ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, ट्रंप आए, उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट कहना शुरू कर दिया, और भारत में इन दिनों हम जो एक देखते हैं समावेशन की प्रक्रिया जिसमें आक्रामकता दिखाई पड़ती है हमारे नेताओं के या संतों के भाषण में, उसमें भी ये बात आती है कि ये मल्टीकल्चरलिज्म की मूल धारा को छोड़ने जैसा है ना। तो जब ये मल्टीकल्चरलिज्म जिस तरीके से एक फैशन की तरह हो गया, फैशन मतलब लोकप्रिय हो गया 70-80 के दशक में, 90 के शुरुआती दशक में, एक तो हम देखते हैं कि अभी उसकी कुछ उलट धाराएं दिख रही हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से भी इसका एग्जाम्पल लेकर के देखिए तो आपके सामने कुछ रोचक तथ्य सामने आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म क्यों अडॉप्ट किया गया, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यदि वहां की डेमोग्राफी को देखिए, 2001 के सेंसस रिपोर्ट में वहां जो चीजें आई थी उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि वहां जो नए बच्चे हैं, नए बच्चे का मतलब जिनकी उम्र अब 15-16 साल है, उसमें 30% ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता 2 नेशनलिटी के थे। तो जब 2 नेशनलिटी के हैं तो इसका मतलब है कि उस समाज में आप एक राष्ट्रीयता को मूल राष्ट्रीयता और दूसरी राष्ट्रीयता को गौण राष्ट्रीयता मान करके आप सरकार की नीतियों को नहीं बना सकते हैं। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया, आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं याद होंगी, पेपर में सुना, देखा होगा, पढ़ा होगा कि वो भारतीय छात्रों के वहां अधिक संख्या में पहुंच जाते हैं तो वो आक्रामक हो जाते हैं, है ना। तो भाई
ये तो एक जगह आप अपने को मल्टीकल्चरल बता रहे हो और दूसरे जगह पर अपनी मल्टीकल्चरलिज्म को छोड़ रहे हो। एक बात तो ये भी आती है। दूसरी चीजें कि मल्टीकल्चरलिज्म में जब हमने कहा कि हम अधिक समावेशी होंगे तो फिर सभी तरह की नौकरियों में क्या हम समान प्रतिनिधित्व सभी समूहों को दे रहे हैं? हम कनाडा और अमेरिका से एक बार यदि इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो वहां यह देखते हैं कि जो हाई पेड सैलरी है उसमें तो वो चाहते हैं कि जो उनके इंडिजिनस पीपुल हैं उनको रखा जाए, और जो हाई पेड नहीं है उनसे नीचे हैं वहां पर हम जो दूसरे समूहों से आए हुए लोग हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं उनको रखें। तो इसलिए मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर एक तरीके से कहिए कि अभी का जो समय चल रहा है उसमें कुछ तरीके के व्यवधान आ रहे हैं और इन व्यवधानों को दूर करने का जो एक तरीका है उसके लिए जरूरी है कि राज्य की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये बात तो मैं यहां कह गया, लेकिन यहां पर यह समझ लेना भी जरूरी है कि वास्तव में मल्टीकल्चरलिज्म के जरिए स्टेट्स करती क्या है, सरकारें करती क्या है। उसको एक एग्जाम्पल से आपको कहूं तो वो बात ज्यादा स्पष्ट होगी। मान लीजिए एक सिख है, अब उसकी धार्मिक भावना है कि भाई वो पगड़ी लगाता है, पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं लगा सकता है। सरकार उसको कहेगी कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि तुम हेलमेट लगाओ, तब वो कहेगा कि भाई देखिए क्या है ना कि जब हम ये हेलमेट लगा लेंगे तो हमारी धार्मिक भावना जो है उसका आहत होगी और हम ये कैसे करें। तो राज्य कहेगा ठीक है, ये तुम्हारी लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी का ऐसा मामला है जिसके लिए तुम अपनी सिक्योरिटी को इग्नोर करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन हम क्या करें, ये तुम्हारे धार्मिक मामला का विषय है इसलिए हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तुमको हम जो सामान्य नियम बने हुए थे स्टेट के उसमें हम तुमको छूट दे रहे हैं। एक संदर्भ ले लीजिए, अब दूसरा संदर्भ लीजिए इसी का। एक सिख है जिसके समुदाय में, ब्रिटेन को मान लीजिए, गौ मांस खाना वर्जित है, लेकिन जो लार्जर वहां पर कम्युनिटी ब्रिटेन की वो खाती है। सिख कहता है कि हम भी खाएंगे, और एक सिख इंडिविजुअल के रूप में जब ऐसा प्रयास करता है तो उसके कम्युनिटी के लोग उसके इंडिविजुअल लिबर्टी पर प्रश्न लगा देते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, हमारे सामुदायिक मूल्यों का उल्लंघन होगा। राज्य फिर वहां आएगा और कहेगा नहीं, अब हम इसकी लिबर्टी की रक्षा करेंगे, इसके ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और हम इसकी रक्षा करेंगे। तो कम्युनिटी कहेगी कि जब आप इसके लिबर्टी की रक्षा करेंगे इस तरीके से, तो जो हमारे कम्युनिटी के वैल्यूज हैं वो तो टूटने लगेंगे। तो राज्य कहेगा ये आपका आंतरिक मामला है ना, बिना शक्ति का प्रयोग किए समझा बुझा के आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा लिबर्टी के नाम पर हम इसकी रक्षा करेंगे और इससे आपके कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम आपको वचन देते हैं कि जब दूसरी कम्युनिटी के लोग किसी मामले को लेकर आपकी कम्युनिटी की कल्चर, रिलीजन इत्यादि के लिए खतरा उत्पन्न होंगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये दो धरातल पर मल्टीकल्चरलिज्म काम करते हुए दिखती है, और इस दोनों पर्सपेक्टिव को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में जो मल्टीकल्चरलिज्म है वह लिबरलिज्म के चेहरे को चमकाने का प्रयास है, और वह जो एक उपभोक्तावादी समाज जो बेहद जरूरी है लिबरलिज्म के लिए, उसमें लोगों को कैसे उपभोक्तावाद में शामिल किया जाए, वह उसका भी एक तरीका है। कहने का मतलब यह है
कि सांस्कृतिक समायोजन के बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, और सांस्कृतिक समायोजन का एक एंगल जो उदारवाद ने 70 और 80 के दशक में अपनाया, उसको हम मल्टीकल्चरलिज्म कहा करते हैं, जिस पर अभी बहुत सारी एक कहिए कि उसमें बाधाएं आने लग गई हैं, और इसका स्वरूप क्या होगा यह आगे चल करके इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रों के बीच में जो एक प्रिजनर्स डायलेमा की स्थिति होती है उसको हम कहां तक दूर कर पाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह के सवाल हमसे पूछा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, फिर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष कुछ प्रसंग लेकर, लेकिन आज इतना ही। चलिए ठीक है।